At first, welcome you all to the Asa Education homepage. Okay, so basically हम लोग जो आज डिस्कस करने वाले हैं वो है कि जेई मेंस 2021 के बारे में 2021 के बारे में. सो आज बेसिकली क्या हुआ है, आज हमारा जो एजुकेशन मिनिस्टर थे उनके तरफ से एक नोटिफिकेशन आया हुआ है. और जो जो हमारा जेई मेंस का जो ऑफिशियल इंडिया का जो साइट है उसमें भी जो अपडेट हो चुका है, जो बुलेटिन, सो उसी को थोड़ा सा शॉर्ट करके ताकि स्टूडेंट को बहुत इजी तरीके से जो मेन मेन पॉइंट है वो समझ में आ जाए. इसीलिए छोटा सा एक डिस्कशन रखा गया है जहाँ पे आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि जेई मेंस 2021 में क्या क्या चेंजेस हुआ है और क्या क्या बेनिफिशियल है स्टूडेंट्स के लिए, और कुछ अगर डिसएडवांटेज है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे. सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं कि 2021 में जो जेई मेंस होने वाले हैं उसमें काफी सारे चेंजेस हुए जो पिछले जो जेई मेंस हुए उनसे. जो चेंज हुआ है बेसिकली अगर ब्रॉड एरिया से देखा जाए तो ये एक बहुत अच्छा चांसेस है स्टूडेंट के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलने वाले हैं कोई भी एक स्टूडेंट को जो जेई मेंस के लिए अपियर होने वाले हैं. वो भी हम लोग ग्रेजुअली धीरे धीरे डिस्कस करने वाले हैं. तो टू स्टार्ट विथ जो सबसे एडवांटेज, जो सबसे ज्यादा बड़ा एडवांटेज है वो है कि आप लोग 2021 में 4 बार अपियर हो सकते हो जेई मेंस के लिए. एक जो हम लोग डिस्कस करने वाले कि 4 डिफरेंट मंथ में, जो फरवरी से स्टार्ट होगा, फरवरी, फिर उसके बाद मार्च, फिर उसके बाद अप्रैल, लास्ट में मई. 4 बार आप जेई मेंस को दे सकते हो. आपको पता है कि जैसे मैं आपको बोल रहा हूं कि ये आपके लिए एक तरीके से देखा जाए तो 4x बूस्टर है. 4x बूस्टर मतलब ये एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी है जहां पे एक स्टूडेंट अपने आप को एक्सप्लोर कर सकता है डिफरेंट डिफरेंट टाइम जोन पे. ठीक है. अब उसके बाद जो मेन चीज है, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि एक एग्जाम आपका होने वाला है फरवरी में, दूसरा एग्जाम जो होने वाला है वो है मार्च में, तीसरा जो होने वाला है वो है अप्रैल में, और उसके बाद जो लास्ट जो एग्जाम होने वाला है 2021 का जेई मेंस का लास्ट एग्जाम जो होने वाला है वो है मई में. इसके बाद 2021 में कोई भी जेई मेंस का एग्जाम नहीं होगा. ठीक है, एडवांस का होगा बट ऑब्वियसली जेई मेंस का और नहीं होगा. टोटल 4 एग्जाम होने वाले. अच्छा, इनके पर्टिकुलर डेट्स के बारे में भी हम लोग बात करेंगे बुलेटिन उठा के. लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है स्टार्टिंग वाला, जो आपका स्टार्टिंग हो रहा है वो फरवरी 2021 में. उसका जो स्टार्टिंग डेट दिया गया है, एग्जाम डेट, वो दिया है 23rd को. और जो एग्जाम शेड्यूल किया गया 23rd से लेके 26 तक. इसमें 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा. एक एग्जाम होगा आपका 9 to 12 मॉर्निंग शिफ्ट जिसको बोला जाता है, और एक आफ्टर लंच और इवनिंग शिफ्ट जो होगा वो आपका 3 to 6 का होगा. ठीक है. डिपेंडिंग अपॉन ऑल ऑफ यू, यू कैन चूज अकॉर्डिंगली. ठीक है. अब बात ये है कि ये जो आपका एग्जाम पैटर्न होने वाला है, ये एग्जाम पैटर्न कैसे होने वाला है इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है. जैसे मैं अभी थोड़ी देर में बुलेटिन खोलने वाला हूं तो उसमें भी आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम पैटर्न क्या होगा. लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ क्वेश्चंस पैटर्न को लेके. जैसे जो अभी तक जो हो रहा है जेई मेंस में, आपको पता है जो ओल्ड पैटर्न था उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का, इन तीनों सब्जेक्ट का एग्जाम होता था. तीनों में नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे 25 करके. ऑल टुगेदर इट्स ए 25 मल्टीप्लाइड बाय 3, इट्स ए 75 नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे जिसका आपको जवाब करना होता था. और पर सब्जेक्ट आपका 100 मार्क्स थे, तो टोटल जेई मेंस था 300 मार्क्स का. ठीक है. अब जो न्यू पैटर्न होने वाले हैं, जो चेंजेस आने वाले हैं, वो बिल्कुल स्टूडेंट के फेवर में किया गया है. मतलब यहाँ पे आपको ऑप्शन और भी ज्यादा मिल जाता है. मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 90. ठीक है. मतलब 15 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा मिलने वाला है. ये कैसे होने वाला है? जैसे जो पहले था वो हर सब्जेक्ट में 25 करके क्वेश्चंस थे, अभी जो 2021 में जो होने वाले, हर सब्जेक्ट में आपको 30 करके क्वेश्चन मिलने वाले. 30 questions multiplied by 3 subject is equal to total 90 questions. 30 में से हर सब्जेक्ट में आपको 25 क्वेश्चन को जवाब करना है. सवाल यहाँ पे ये आ जाता है स्टूडेंट के मन में कि सर हम क्या कोई भी 25 कर सकते हैं? इसके बारे में अभी मैं आपको बुलेटिन दिखा के बात करेंगे कि हम लोग कोई भी 25 नहीं कर सकते. हम लोग चूज कर सकते, लेकिन कहां से चूज कर सकते ये आपका क्लियर हो जाएगा इस वीडियो के लास्ट तक. अब जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था कि हर किसी चीज का एडवांटेज भी होता है और थोड़ा सा देखा जाए तो डिसएडवांटेज भी होता है. एक स्लाइट डिसएडवांटेज जो मुझे लगता है वो है कि आपका जो टाइम लिमिट है, जो स्पीड लिमिट है 75 क्वेश्चन का, उसको हमें इस बार दिमाग में रखना है. अभी तक क्या होता था, जो स्टूडेंट थे उनको
3 आवर्स में आपका जो जेईई मेंस होता था 3 आवर्स का, उसमें 75 क्वेश्चन आपको पढ़ना होता था और उसके हिसाब से आपको ऑप्शन में क्लिक करना होता था। अभी आपको 3 घंटे में 90 क्वेश्चंस पढ़ना पड़ेगा और उनमें से 75 क्वेश्चन को जवाब देना पड़ेगा। सो ऑब्वियसली एज ए अगर होल पिक्चर देखा जाए तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी बढ़ चुका है, अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा है क्योंकि हमें हमें ऑप्शन ज्यादा मिल रहा है, लेकिन उस ऑप्शन को आपको पढ़ना भी पड़ेगा। इसका मतलब आपका टाइम थोड़ा सा उधर भी जाएगा, 15 क्वेश्चन एक्स्ट्रा रीडिंग पे। सो वो जो टाइम का जो बैलेंस है वो बैलेंस आपको बनाना पड़ेगा, उस बैलेंस के बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। वरना ज्यादातर केस में क्या होता है, ज्यादातर जो स्टूडेंट लैग हो जाते हैं वो ये हो जाता है कि कभी-कभी जाना हुआ क्वेश्चन जो शायद हो सकता है हमने प्रैक्टिस भी कर लिया लेकिन उसको जवाब नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था। सो टाइम इज वन ऑफ द मेन फैक्टर ड्यूरिंग दिस टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद जो बात करते हैं, अगर आज के दिन से मैं बात करूं कि फर्स्ट जो आपका अपीयरेंस होने वाला है फरवरी 23 को, सो अराउंड 68 टू 69 डेज आपको मिलने वाला है। सो ये जो आपका टाइम ड्यूरेशन है, ये जो 68 टू 69 डेज होने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों होने वाला है? सर आपने 68 ही क्यों बोला? कि उसके बाद भी तो एग्जाम होने वाला है। उसको मैं थोड़ा सा आपको बता दूं क्या होने वाला है। जैसे अगर मैंने आपको ये बोला कि मान लो फॉर एग्जांपल आपको 4 अटेम्प्ट मिलने वाला है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट एंड फोर्थ अटेम्प्ट। अब बात ये कि मैक्सिमम स्टूडेंट जो एम करेंगे वो है थर्ड एंड फोर्थ। इसका रीजन क्या है? इसका जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो रीजन है कि दो रीजन है। एक तो जो अभी जो पूरे देश में आपको पता है जो कोविड सिचुएशन चल रहा है, वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि अप टू थर्ड एंड फोर्थ अटेम्प्ट तक थोड़ा डाइल्यूट हो जाएगा। मतलब सिचुएशन थोड़ा कंट्रोल में आ जाएंगे तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट थोड़ा फेवरेबल हो जाएंगे, कंडीशन जो एग्जाम का कंडीशन है। पहला चीज तो ये। दूसरा चीज ये है कि अभी भी स्टेट में, जैसे आपको पता है बोर्ड एग्जाम को लेके एक कंफ्यूजन अभी भी है कि बोर्ड एग्जाम कब होने वाला है। हो सकता है मान लो फॉर एग्जांपल किसी में मार्च में हो जाए, कभी लग रहा है कि नहीं अप्रैल में हो सकता है, कभी लग रहा है मई में हो सकता है। सो डिफरेंट डिफरेंट टाइप हो सकता है। सो इन सब चीजों को देखते हुए ये हो सकता है कि जो क्लास 12 के जो बच्चे हैं वो ज्यादातर क्या करते, पहले बोर्ड को थोड़ा इंपॉर्टेंस ज्यादा दे देते। सो इसीलिए जब तक फेब्रुआरी जाएगा, मतलब जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट फेब्रुआरी का है, सेकेंड अटेम्प्ट मार्च का है, सो हो सकता है जब तक आपका मार्च अटेम्प्ट जाए तब तक जो क्लास 12 के बच्चे, ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे, बोर्ड के सिलेबस के साथ जुड़े रहेंगे। ठीक है, जो एक तरीके से क्या करेगा, बाद में जो आपका कंपटीशन का जो कार्व आएगा उसको इंक्रीज कर देगा। क्योंकि स्टार्टिंग पीरियड में जो आपका सिलेबस है हो सकता है कि आपका कंप्लीट ना हो, बहुत सारे स्टूडेंट का जैसे कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, बहुत सारे सिलेबस छूट जाएगा। सो उस केस में क्या होगा, जब थर्ड एंड फोर्थ अटेम्प्ट तक आएंगे बच्चे, उनका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उनके अंदर एक अलग से कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ज्यादातर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ज्यादा एग्जाम देंगे तो एक ऑटोमेटिकली एक बूस्ट अप सिचुएशन आ जाता है। सो जो कंपटीशन कर्व है वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। सो अगर मैं जेईई मेंस का परसेंटाइल की बात करूं विथ रेस्पेक्ट टू नंबर, सो मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट 260 मार्क्स लाके, ठीक है, 260 मार्क्स लाके यहाँ पे अगर 100 परसेंटाइल अचीव कर सकता है, क्योंकि सिचुएशन और अगर टाइम को देखते हुए अगर 260 में 100 परसेंटाइल आ रहा है, सो उसी केस में थर्ड एंड फोर्थ अटेम्प्ट में क्या हो जाएगा, एक तो कंपटीशन बढ़ जाएगा, दूसरा जो है कि आपका हो सकता है जो 100 परसेंटाइल नंबर है वो भी आपका 15 टू 20 मार्क्स बढ़ जाए। ठीक है, एट लीस्ट मिनिमम में बोल रहा हूं, इससे ज्यादा भी हो सकता है, ऑब्वियसली हो सकता है, लेकिन मिनिमम में बोल रहा हूं कि आपका जो नंबर परसेंटाइल गेम है वो बिल्कुल चेंज हो सकता है। सो इसीलिए मेरा सजेशन ये है आप सबसे, चाहे वो आप क्लास 12 में हो, चाहे आप मान लो रिपीटर बैच में हो, चाहे आप मतलब जो भी इस क्लास मतलब प्लान कर रहे हो, सो जे मेंस के लिए, सो मेरा सजेशन ये है कि गो फॉर दिस फर्स्ट टू। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका शुरुआत अच्छा होना चाहिए, कोई भी चीज का स्टार्टिंग अच्छा होना चाहिए। उससे क्या होता है, अपने आप में एक बूस्ट अप मिल जाएगा अगले एग्जाम्स के लिए। बट ये जो स्टार्टिंग है इसके लिए आपके पास, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया, आपके पास अराउंड 68 टू 69 डेज रह गया। सो मान सकते मोर और लेस हमारे पास सिर्फ 2 महीने बचे हुए। ठीक है, 2 महीने फॉर एवरीथिंग। सो हाउ टू प्लान, हाउ टू एग्जीक्यूट ऑल द प्लान्स, उसके लिए भी मैं बात करूंगा, अभी बात करूंगा। लेकिन उससे पहले जो चीज मैं बोलने वाला हूं वो है कि ये जो टाइम है, इस टाइम को हमें अच्छे से यूटिलाइज करना है।
लेकिन हर टीचर क्या बोलेंगे, जैसे हर कोई आपको यही सजेशन देंगे कि चलो पढ़ाई स्टार्ट कर दो, 60 डेज बचा हुआ है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। मैं भी ऑब्वियसली वही बोलूंगा कि बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। लेकिन लेकिन मैं बोलूंगा पढ़ाई करना इज ए सेकंड ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है अपना मेंटालिटी बिल्डअप करना। सर कौन सा मेंटालिटी? मेंटालिटी जो मैक्सिमम स्टूडेंट के अंदर आ चुका है। क्या आ चुका है? कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मेरे पास चांसेस है, 4 चांसेस है। आई हैव वन मोर चांसेस। मतलब अगर मैं फरवरी में फेल करता हूं, अगर मेरा नंबर अच्छा नहीं आता है, तो मेरे पास अप्रैल होगा या मार्च होगा या मई होगा। मतलब एक और चांसेस है। यही पे स्टूडेंट गड़बड़ कर जाता है। मतलब पहले ही अगर आपका माइंड ये मान ले कि उसके पास ऑप्शन है इसके अलावा, सो माइंड कभी भी उस तरीके से डेवलप नहीं हो पाएगा। सो मेरा सजेशन आपको यही है कि पहला तो आप एक दिन कंप्लीट चाहे ले लो, लेकिन एक दिन ये बैठ के सोच लो कि आपके पास कोई सेकेंड ऑप्शन है ही नहीं। क्यों नहीं है? उसका मेन चीज है जो मैं आपको दिखाने वाला हूं। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है जो आप थोड़ा सा सोचना। आई हैव नो मोर सेकेंड चांसेस टू वेस्ट ऑन। अगर मेरा लाइफ मुझे दूसरा चांस ही नहीं देगा तो मैं उसको एग्जीक्यूट कैसे करूं? अगर ये चीज मेरे माइंड को पता चल गया तो मेरा माइंड उस चीज पे और ज्यादा वर्क करेगा। लेकिन अगर आपको पता है कि अगर किसी चीज को हम लोग लूज कर देते हैं ना, सो वो चीज उतना ज्यादा अच्छा इफेक्टिव नहीं होता है। सो इसलिए मैं बोलता हूं सबसे प्राइमरी चीज जो है अपने माइंड को सेटल करना, अपने माइंड को समझाना कि ये आपके पास जो अपॉर्चुनिटी आने वाला है, दैट अपॉर्चुनिटी विल बी द लास्ट अपॉर्चुनिटी। क्यों? क्योंकि ध्यान रखना, नथिंग इज, जैसे मैंने अभी दिखाया आपको, नथिंग इज मोर एक्सपेंसिव देन ए मिस्ड अपॉर्चुनिटी। अगर आप किसी चीज को छोड़ देते हो, ठीक है, अगले के भरोसे, सो उससे ज्यादा गलती आप लाइफ में नहीं करोगे। ठीक है। सो एग्जीक्यूट करना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हमारे पास टाइम कम है, हमें ऐसे प्लान करना है कि उस चीज का फायदा हमें ज्यादा से ज्यादा हो। ठीक है। सो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना, जिसके लिए मैंने बोला स्टडी आप करोगे, बिल्कुल करोगे, लेकिन पहले ही अपने माइंड को समझा दो कि आई हैव नो मोर चांसेस। I have only one chance, that is in on February 23rd जो स्टार्टिंग एग्जाम है। उसके बाद अगर आप अपना बेस्ट दो, उसके बाद अपना बेस्ट दो, लेकिन अगर बेस्ट देने के बाद अगर आपका बाय चांस नहीं होता है, बाय चांस स्कोर अच्छा नहीं होता है, तो आपके पास ऑप्शन है, लेकिन वो आपका सेकेंड ऑप्शन है। प्राइमरी ऑप्शन क्या है? प्राइमरी ऑप्शन आई हैव टू क्रैक इट ऑन फेब्रुअरी इटसेल्फ, क्योंकि इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिलने वाला है। ठीक है। सो ये चीज थोड़ा सा आप ध्यान रखना। उसके बाद स्टडी। अच्छा, अब दूसरा जो चीज आता है कि सर हम लोग स्टडी करें तो करें कैसे? देखो, जो मेन चीज है जहां पे मैक्सिमम स्टूडेंट गलती करते हैं, मैं जैसे इतने साल से पढ़ा रहा हूं तो एज ए टीचर जो मैंने फील किया है, वो है जो मैक्सिमम स्टूडेंट गलती करते हैं वो है रिविजन पे। जैसे मोस्ट ऑफ द क्लास 12 ड्रॉपर, कोई भी जो आप जेई मेंस के लिए अपियर होने वाले हो, दिमाग में यही चलता है सर हम क्लास 11 को कैसे रिवाइज करें, सर क्लास 12 में जो चैप्टर हो चुके हैं उसको कैसे रिवाइज करें। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वी हैव टू थिंक अबाउट। ठीक है, कि जो हमें नया पढ़ना है, नया चीज तो पढ़ना ही है, लेकिन उसी के साथ साथ हमें पुराने चीज को भी रिविजन करना है, अच्छी तरीके से रिविजन करना है। क्योंकि रिविजन अगर आप नहीं करोगे तो चाहे आप कितना भी अच्छा कुछ पढ़ लो, पुराना चीज आप भूल जाओगे। इसलिए मेरा सजेशन हमेशा ये होता है कि आप 5 चीज करने से अच्छा है, मतलब किसी एक सब्जेक्ट का 5 बुक करने से अच्छा है आप 2 या 3 बुक कर लो अच्छे से, लेकिन उसी को आप चाहे तो 5 बार करके करो। 5 बार करके करो जो आपके दिमाग में पिक्चर की तरह बैठ जाए। ठीक है। जैसे आपके सामने अगर कोई मैथ आए, आपको करने की जरूरत भी ना पड़े, क्योंकि उसको आपने शायद इतनी बार प्रैक्टिस कर चुके कि आपको उसका आंसर तक पता है। क्योंकि जितना एग्जाम में आप टाइम सेव करोगे, वो कहीं ना कहीं आपको जाके काम में देगा, एक किसी दूसरे क्वेश्चन में सोचने के लिए काम में देगा। सो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना कि हमें रिवीजन टाइम टू टाइम करना है। अब जो मेन चीज स्टूडेंट के अंदर आ जाता है, सर 60 days, only 60 days, and we have to revise all those syllabus, physics, chemistry, maths, 11, 12. इट्स टोटली हेक्टिक। जो मेन प्रेशर आ जाता है एज ए स्टूडेंट, जो दिमाग में सबसे पहले आ जाता है, तो सर हम लोग स्टार्ट कैसे करें? देखो, मेरा एक सिंपल सा सजेशन है, कभी बड़ा मत सोचो, छोटे छोटे स्टेप करके, छोटे छोटे स्टेप को अगर आप मिला दोगे ना, तो ऑटोमेटिकली वो बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर पहले ही आपने बड़ा कुछ सोच लिया ना, तो आपका दिमाग हो सकता है उस प्रेशर को हैंडल ना कर पाए।
हो सकता है उसी प्रेशर की वजह से आपका 4-5 दिन और वेस्ट हो जाए। सो इससे अच्छा है कि आप चीजों को प्लान करना सीखो। तो प्लानिंग कैसे करेंगे? पहले मान लो क्लास 11 की बात करते हैं, क्योंकि उसमें मेजर प्रॉब्लम देखा जाता है। 12 का तो आपका साइड बाय साइड चल ही रहा है, लेकिन 11 में ज्यादा प्रॉब्लम दिया। तो मैं जस्ट 11 का एक एग्जांपल बोल देता हूँ, बाकी जैसे हम लोग क्लास में डिस्कस करते हैं एडिशनली जो बेनिफिट होता है वो तो क्लास में हम लोग करेंगे ही। लेकिन जस्ट फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सो सबके लिए जो मेरा एक सजेशन है, 11 के जैसे मैं केमिस्ट्री के सजेशन दे रहा हूँ एज ए केमिस्ट्री टीचर, सो ये है कि आप क्या करो, जो मेन चैप्टर से उसको टारगेट करो सबसे पहले। मान लो अगर 11 में मान लो फॉर एग्जांपल आपके पास मान लेते 14 चैप्टर, लेकिन 14 इंपॉर्टेंट नहीं होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। उसमें से देखा जाए तो अभी के लिए, क्योंकि टाइम कम है, सो मान लेते मेरे सबसे इंपॉर्टेंट, मेरा इंपॉर्टेंट के बेसिस के हिसाब से मान लेते मुझे 10 चैप्टर अच्छे से करना है। तो उसको पहला एम बनाओ कि हमें 10 चैप्टर करना है, बाकी 4-5 चैप्टर बाद में करना है। सो उसमें भी आपको प्लान बनाना है। कैसे? उन 10 चैप्टर में से इंपॉर्टेंट कौन सा है, जैसे अकॉर्डिंग टू मी और जो मैंने देखा है उसके हिसाब से मेरा सजेशन आपको ये है कि केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर 11 को आप टारगेट कर रहे हो, सो 3-3 चैप्टर करके करो। सबसे पहला 3 चैप्टर क्या होना चाहिए? ऑर्गेनिक में जेओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग फ्रॉम इनऑर्गेनिक, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो होना चाहिए। और उसके बाद फिजिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इक्विलिब्रियम। सो सबसे पहले ये इन तीनों चैप्टर को टारगेट करके अच्छे से खत्म करो, बहुत जल्दी, जितना जल्दी हो सके अच्छे से। कोई लूप होल नहीं होना चाहिए। एक चीज समझो, हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, ज्यादा खाना खा लेते, खाना दिखने पे ही, और खाने के बाद हम लोग उसको हजम नहीं कर पाते। सो ऐसे करके क्या फायदा? सो आप ऐसे करो, प्रॉपर प्लान करो, अच्छे से करो, ताकि कोई लूप होल ना रह जाए। अगर उस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आए तो हर क्वेश्चन का जवाब आपके पास हो, ऐसे खुद को प्रिपेयर करो, ठीक है। सो इसलिए मैंने बोला स्टार्टिंग में क्या करना है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिकल बॉन्डिंग एंड उसके बाद इक्विलिब्रियम, ठीक है। सो ये तीनों चैप्टर हो जाने के बाद आप नेक्स्ट दिन को प्लान करो। मैं नेक्स्ट दिन का भी एग्जांपल दे देता हूं। मान लो नेक्स्ट दिन क्या प्लान करना है, ऑर्गेनिक से हाइड्रोकार्बन कर लो, ठीक है। फिजिकल से आप मान लो थर्मोडायनेमिक्स कर लो, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, पीरियडिसिटी कर लो इनऑर्गेनिक का, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जैसे 3 हो गए, उसके बाद नेक्स्ट 3 का प्लानिंग करो। नेक्स्ट 3 में तो गैसियस स्टेट आ सकता है, उसके बाद जैसे रेडॉक्स हो गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, सारे इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वो इंपॉर्टेंस नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू प्लान करो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द प्रेफरेंस करो, ताकि आपके मेंटल के मतलब दिमाग में कोई प्रेशर ना हो। इन चीजों को थोड़ा समझो। ये चीज हर सब्जेक्ट के लिए करो, फिजिक्स के लिए, मैथ के लिए, केमिस्ट्री के लिए। क्योंकि एक चीज सबसे पहले आप समझ लो, ये कोई इंडिविजुअल एग्जाम नहीं है कि हमने केमिस्ट्री अच्छा कर लिया, हमने फिजिक्स अच्छा कर लिया या मैथ अच्छा कर लिया। ये कोई इंडिविजुअल एग्जाम नहीं है, दिस इज ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इसमें तीनों चीजों का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। जिसने तीनों ऑन एन एवरेज अच्छा किया, उसका परसेंटाइल अच्छा होगा। इसलिए प्लान अकॉर्डिंगली, रिविजन अकॉर्डिंगली, टाइम जो देना है वो रिवीजन के लिए भी इक्वल टाइम देना है जितना नया चीज के लिए देना है। अभी से आप लोग प्लान बना लो, 12 घंटा, 14 घंटा, 15 घंटा, जो जितना इन्वेस्ट कर सकते हो, ये एक तरीके से इन्वेस्टमेंट है। जितना इन्वेस्ट कर सकते हो उतना ज्यादा अच्छा है। और उनमें से मान लो अगर किसी स्टूडेंट ने 12 घंटा इन्वेस्ट किया है, तो उनमें से 50% टाइम उसका क्या होना चाहिए, 11 और 12 को मिला के जो रिवीजन टाइम होना चाहिए, या जो आपने आज नया सीखा उसका रिवीजन टाइम, ये सब इंक्लूडेड होना चाहिए। उसके बाद जो बाकी टाइम है उसमें आप नए चीज सीखो, प्राइवेट ट्यूशन करो, जो भी आपको ठीक लगे, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, उस तरीके से कंटिन्यू करते रहो। चाहे तो प्रॉब्लम सॉल्व करो, नए नए प्रॉब्लम सॉल्व करो। इतने सारे बुक्स है अच्छे अच्छे, जैसे मैंने बोले, हर बुक को मतलब आपको टारगेट नहीं करना है, कोई भी 2 या 3 मैक्सिमम कोई अच्छा बुक चूज कर लो, उसको टारगेट करके आप फॉलो अप करो, ठीक है। तो ये था मेरा रिवीजन टिप्स। आगे फर्दर कोई अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे हम लोग क्लास में भी डिस्कस करते हैं, आप लोग पर्सनली मुझे बात भी कर सकते हो, ठीक है। कभी भी आप ये चीज जान सकते हो कोई भी टीचर से, जो हमारे आशा एजुकेशन में कोई भी टीचर है, मैथ, फिजिक्स या केमिस्ट्री, किसी से भी अगर आपको कोई फर्दर सजेशन चाहिए, आप डायरेक्टली उस चीज को पूछ सकते हो। अच्छा, अब ये जो आपके पास जो आप देख सकते हो, एक जेई मेंस का जो वेबसाइट है, मैंने डायरेक्टली इसका एक स्क्रीनशॉट आपके लिए इसलिए दे दिया क्योंकि मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता दूं। जैसे मान लो ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है, जैसे आप देख रहे हो, ठीक है, जस्ट अ मिनट।
हाँ, सो ये आपका जेईई मेन का ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे आप देख सकते हो आपका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आ चुका है न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ और जो न्यूज़ और इवेंट का जो फीड है वहाँ पे आप देख सकते हो एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है 16 से और जो नेक्स्ट मंथ मतलब जनवरी के 16 तक चलेगा और जो आप फीस सबमिशन का डेट होता है वो 1 डे एक्सटेंडेड किया गया है मतलब 17th ऑफ जनवरी होगा 17th ऑफ जनवरी हुआ है सो इन चीजों को हमें थोड़ा फोकस में रखना है जो इंपॉर्टेंस डेट है उसके लिए और जब आप अच्छी तरीके से बुलेटिन को पढ़ लोगे मेरा सजेशन ये है कि चाहे कोई कुछ भी बोले आप 1 आवर अपने आप को इन मतलब उस टाइम को 1 आवर के टाइम को आप अच्छे से बुलेटिन पढ़ने में लगाओ ब्राउचर खुद से पढ़ो उससे आपको समझ में ज्यादा आएगा क्या इंपॉर्टेंस है क्या चेंजेस क्योंकि इस बार काफी सारे चेंजेस हुए सो इसलिए मेरा सजेशन है कि आप खुद से भी एक बार पढ़ो लेकिन उसके बाद अगर अंडरस्टैंडिंग में कहीं भी प्रॉब्लम आता है सो आप डायरेक्टली हमें पूछ सकते हो ठीक है सो उसके बाद आप क्या कर सकते हो यहाँ पे जैसे अप्लाई ऑनलाइन है तो अप्लाई मोड मतलब ऑनलाइन मोड पे आपका सारा जो एप्लीकेशन प्रोसेस होगा फुल एप्लीकेशन प्रोसेस इन जेई 2021 विल बी इन ऑनलाइन मोड सो आप ऑनलाइन मोड पे अप्लाई कर सकते हो अच्छा तो अभी जो हम लोग जाने वाले अभी हम लोग क्या करने वाले अभी जो बुलेटिन है उस बुलेटिन पे भी हम लोग थोड़ा सा नजर रख लेते हैं कि बुलेटिन में क्या दिया है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं थोड़ा सा वो आपके लिए थोड़ा सा इन शॉर्ट में डिस्कस कर देता हूं जो इंपॉर्टेंस पॉइंट है उनको तो ये आपका बुलेटिन है जैसे आप देख सकते हो सो इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं थोड़ा सा उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं आपके फायदे के लिए सो ये आपका इंडेक्स है इंडेक्स पेज है यहाँ पे आपको दिया गया है कि किस पेज में क्या दिया हुआ है आप चाहे तो पेज वाइज पढ़ सकते हो जो आपका इंपॉर्टेंट लगे उसको भी फॉलो कर सकते हो बट एज पर माय सजेशन गो थ्रू ऑल द पेजेस जस्ट एट वंस ठीक है एक बार के लिए आप पढ़ लो ठीक है चाहे तो रीडिंग पढ़ लो लेकिन पढ़ लो अच्छा उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आप देख सकते हो डेट शीट जो आपका डेट स्टार्ट होने वाले वो स्टार्ट होने वाले 16 से जो एप्लीकेशन डेट स्टार्ट होने वाले 16 से जो चलेगा नेक्स्ट महीने 16 तक फीस सबमिशन का लास्ट डे है 17 को ये आपका इंडियन जो आप लोग स्टूडेंट हो उनके लिए फीस है ठीक है तो ये शायद तो आप लोग खुद ही देख लेना अपने अपने के हिसाब से ठीक है इस पे मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ सो इन शॉर्ट हम लोग आगे चलते हैं सो आगे बढ़ते हुए हम लोग नेक्स्ट जो चीज पे जाते हैं वो है आपका डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो सबसे ज्यादा क्वेरी में था लास्ट 1-2 महीने का सबसे ज्यादा डिस्कशन इसी पे हुआ है ठीक है जिसके लिए आप सभी वेट कर रहे थे सो 4 सेशन होने वाले जैसे मैंने आपको पहले ही बोला और फर्स्ट सेशन जो होने वाला है फरवरी में होने वाला है जिसका डेट है 23rd 24th 25th एंड 26th नेक्स्ट सेशन होने वाला है मार्च को मार्च का जो डेट आने आया है वो अभी 15 से लेके 18 तक का आया हुआ है अप्रैल का क्या है अप्रैल मंथ में 27 को लेके 30 तक और मई में क्या हुआ आया हुआ है 24 से लेके 28 तक सो ये आपका एग्जाम का डेट्स है लेकिन एज पर माय सजेशन गो विद दिस फर्स्ट टू ठीक है ये सबसे बेहतर सजेशन है मेरे लिए मतलब मेरे तरफ से आपके लिए ठीक है सो जो आपके लिए फायदेमंद हो सकता है अगर आपने थोड़ा सा कम भी अगर स्कोर लाए सो मेरे हिसाब से इसमें आपका परसेंटाइल अच्छा आएगा कंपेयर टू द लास्ट टू क्योंकि लास्ट टू में कंपटीशन हाई आएगा जिसका मैंने प्रीवियसली अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुका हूँ अच्छा जैसे 2 शिफ्ट होता है ये मैंने पहले भी बताया एक शिफ्ट आपका है मॉर्निंग शिफ्ट ठीक है जो फर्स्ट शिफ्ट करके लिखा हुआ है 9 to 12 और एक जो सेकंड शिफ्ट होने वाला है आफ्टर लंच का वो है 3 to 6 ठीक है 3 to 6 का एक शिफ्ट मिलने वाला है आपको सो ये तो था आपका एग्जाम टाइम एंड सेशन के बारे में अच्छा उसके बाद जो मेन चीज है ये मैंने थोड़ा सा हाईलाइट करके रखा हुआ है इसको आप थोड़ा सा देखना कि आपका जो पेमेंट है उस पेमेंट को जैसे मान लीजिए आपने किसी सेशन के लिए पेमेंट किया सो उसको आप विथड्रॉ कर सकते हो जैसे यहाँ पे बोला गया है इस बोल्ड लाइन पे इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके रखा हुआ है सो ये थोड़ा सा आप थोड़ा सा अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा क्योंकि इसके लिए आपको नोटिफाई करना पड़ेगा एनटीए को कि आप इस सेशन का एग्जाम शायद किसी एक रीजन से अगर कोई बच्चा नहीं दे पाए सो उसके लिए आपका जो फीस है वो शिफ्ट हो सकता है सो ये चीज आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना इसलिए मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है अच्छा उसके बाद जो मेन चीज है हम लोग बात करते हैं जैसे मैंने अभी बोला कि ये पूरा जो एप्लीकेशन प्रोसेस होगा ये ऑनलाइन मोड पे होगा और इसका जो ऑफिशियल साइट है jmain.nta.nic.in ठीक है सो इसमें जाके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो उसके बाद है हाउ टू अप्लाई ये सब तो आप थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा आप थोड़ा सा देख लेना अकॉर्डिंग टू द पिक्चर साइज एवरीथिंग यहाँ पे गिवन है सो आप देख सकते हो अच्छा उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है जैसे कोविड सिचुएशन में एग्जाम होगा तो उसका कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होगा जो लास्ट टाइम पे भी था हमारे नीट एग्जाम के लिए ठीक है जैसे ये सारी चीज यहाँ पे भी दिया हुआ है तो इसको आप थोड़ा सा फॉलो अप करना ये जो यहाँ पे दिया हुआ है इसके हिसाब से थोड़ा सा आप अपने आप को उस हिसाब से एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना ठीक है अच्छा उसके बाद जो एक्चुअली इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ वो है ये वाला पोर्शन
कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन आप हर बार की तरह जैसे आपका एग्जाम होता है, सो वो होगा कंप्यूटर बेस्ड। जैसे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके रखा हुआ है कि जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है, ये देखो बीटेक के लिए कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है। अच्छा, जो इंपॉर्टेंट चीज है इस बार, जो सबसे प्लस पॉइंट जो मुझे लगा, ठीक है, वो एक और चीज है, ठीक है, एडिशनल टू द नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो ऑलरेडी 90 हो चुका है, उसके अलावा जो एक इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे जो अच्छा लगा वो है कि मीडियम चूज करने के लिए बच्चों को ऑप्शन दिया जाएगा, स्टूडेंट्स को। सो दैट इज द ग्रेट एडवांटेज। स्टेट वाइज हर किसी का लैंग्वेज अलग होता है। जैसे अगर मैं मतलब किसी भी स्टेट की बात करूं, हर स्टेट का एक मदर लैंग्वेज होता है। उसके हिसाब से आप अपना लैंग्वेज के हिसाब से आप मीडियम चूज कर सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करते हैं, जैसे मान लो अगर वेस्ट बंगाल की बात करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है, इंग्लिश एंड बंगाली मीडियम बोथ आर एक्सेप्टेड फॉर वेस्ट बंगाल। अगर कोई बच्चा जो मान लो बंगाली मीडियम में अपना स्टडी परस्यू कर रहा है, ज्यादातर केस में कभी कभी उनको दिक्कत हो जाता है लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग में, समझने में ही प्रॉब्लम आ जाता है। इस बार वो प्रॉब्लम नहीं होने वाला। दैट इज द ग्रेट एडवांटेज, ठीक है। ये चीज बहुत अच्छा मूवमेंट है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा एज ए टीचर कि आप अपने सब्जेक्ट को अपने लैंग्वेज में पढ़ के भी आप रिजॉल्व कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि उस टर्म को आपको इंग्लिश में पता होना चाहिए। सो इट्स अ गुड वन, इट्स अ गुड मूव। अच्छा, उसके बाद जो मेन चीज है, यहाँ पे आपका पेपर के लिए डिस्कशन किया गया कि एमसीक्यू टाइप का जो पेपर होगा कंप्यूटर बेस्ड होगा। ये थोड़ा सा आप देख लेना, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, ये थोड़ा सा पढ़ना है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला, दिस वीडियो इज ए शॉर्ट इंट्रोडक्शन टू जेईई मेंस 2021, कि आपको पता चले इन शॉर्ट क्या 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 चेंजेस आने वाले हैं, इंपॉर्टेंट चेंजेस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर कोई फर्दर आपको कोई सजेशन चाहिए तो आप लोग बिल्कुल बेझिझक आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम लोग बिल्कुल उसमें आपको हेल्प करेंगे। अच्छा, अब जो मेन चीज आता है वो है पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक टू डिस्कस एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक टू डिस्कस, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं। अभी तक आपको पता था फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हर किसी में 25 करके क्वेश्चंस आते थे, लेकिन इस बार ये इसमें थोड़ा सा चेंज हुआ है। जैसे क्या हुआ है, आपका दो सेक्शन तो अभी भी है, सेक्शन 1 सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए में 20 करके क्वेश्चन है, ये सारे 20 के क्वेश्चन है, और सेक्शन बी में टोटल 10 ऑप्शंस मिलेंगे, मतलब 10-10 क्वेश्चन हर किसी के। तो आप देख सकते हो, अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो मान लो 20 प्लस 10 30 क्वेश्चन है, लेकिन टोटल मार्क्स अभी भी 100 है। इसका मतलब आपको सिर्फ 25 क्वेश्चन ही करना है, लेकिन 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 इनमें से 20 ही करना है, लेकिन ये जो 10 है सेक्शन बी के 10, इनमें से आप कोई भी 5 क्वेश्चन चूज कर सकते हो। वो जो डाउट था ना कि क्या हम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं 30 में से, कोई भी क्वेश्चन नहीं, ऐसा नहीं है। आप इन 10 में से 5 कर सकते हो, और टोटल जो 25 क्वेश्चन है, उस हिसाब से आपका टोटल मार्क्स हो गया 25 इंटू 4 इक्वल टू 100। यही चीज हर सब्जेक्ट में वैलिड है, हर एक सब्जेक्ट में। फिजिक्स में भी ऐसा है, आपको यहाँ से 20 और यहाँ में से 5 आउट ऑफ 10। मैथ में भी वही है कि 20 और यहाँ में 5 आउट ऑफ 10। इसी तरीके से टोटल जो एग्जाम होने वाला है 300 का होने वाला है एग्जाम, और टोटल जो क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके पास 90 क्वेश्चंस आने वाले, ठीक है। और उसी चीज को देखो यहाँ पे हाईलाइट किया गया है, इसलिए मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया इस चीज को। इसको मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के भी बताऊंगा, क्योंकि आपको इतना तो समझ में आना चाहिए, बाकी तो आप बाद में पढ़ लीजिएगा। क्या लिखा है, each subject will have two sections, like I said कि section A will be the multiple choice questions MCQ, and section B will contain questions whose answer are to be filled as a numerical value, ठीक है। मतलब section B, in section B, that is the most important part, okay। In section B candidates have to attempt any 5 question out of 10, मतलब इनमें आप कोई भी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, एंड देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर सेक्शन बी के लिए सिर्फ कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जिसका डिटेल्स आपको नीचे नंबर 2 एंड नंबर 3 पे लिखा हुआ है। बाकी आप बुलेटिन पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे एक एग्जांपल के तरीके से मैं दे देता हूं, अगर सेक्शन ए की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए अगर कोई बच्चा करेक्ट आंसर करता है तो उसको मिलेगा +4, अगर कोई गलत आंसर करता है तो उसको मिलेगा -1, अगर किसी ने कोई अटेम्प्ट ही नहीं किया, क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, तो उसके लिए तो 0। सो इट इज एज यूजुअल। बट जो सेक्शन बी है, आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे लिखा है न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चंस। उसके लिए क्या है, अगर करेक्ट आंसर हुआ तो +4, अगर मान लीजिए कि इनकरेक्ट आंसर हुआ तो 0, ठीक है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, दैट इज अ प्लस पॉइंट।
ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल में बहुत सारे बच्चे गलतियां करते थे और उसके लिए एक तो आपको प्लस पॉइंट नहीं मिलता था, ऊपर से एक माइनस हो जाता था। सो दैट इज अ ह्यूज प्लस पॉइंट। ओके, सो क्योंकि यहाँ पे एक एक नंबर के लिए रैंक मैटर करता है, ठीक है, आपका परसेंटाइल मैटर करेगा एक एक नंबर के लिए। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और अगर आपने जवाब ही नहीं दिया तो उसके लिए तो जीरो। सो ये था ओवरऑल डिस्कशन जो मुझे लगा आपको थोड़ा सा बताना चाहिए था। बाकी आप बुलेटिन पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, लेकिन उस टाइम पे अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग बिल्कुल हमसे कांटेक्ट करिए, हम उसको सॉल्व सॉर्ट आउट कर देंगे। बट फॉर द टाइम बिंग मेरा आपसे दो सजेशन है। दो सजेशन में से सबसे पहला कि आप कोशिश करिए कि आपको अच्छे से अच्छा रिजल्ट आना है पहली अटेम्प्ट में। अगर बाय चांस पहले अटेम्प्ट में आपका थोड़ा ऐसे हो गया सो उस केस में आप ट्राई करो कि सेकेंड अटेम्प्ट में आपका अच्छा रिजल्ट हो जाए, क्योंकि थर्ड एंड फोर्थ में कंपटीशन बढ़ने वाला है। So try for that. So keep that in mind. Okay. And the most important one, according to the syllabus, according to the मतलब मान के साथ मान चलते हो कि सर हम लोग पढ़ाई कैसे करें। So उसमें सजेशन ये है कि try to break down your whole syllabus into small parts. छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लो, क्योंकि आज आपको एक चीज ध्यान रखना है कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों में अच्छा नंबर लाना है। So it's not a individual subject exam, it's a total competitive exam. So इसको सब्जेक्ट को पार्ट बाय पार्ट डिवाइड करो, उसके हिसाब से आप प्लान करो। क्लास 11 को, क्लास 12 को एक साथ आपको अभी कंटिन्यू करना है, क्योंकि आपके पास बस और बस 68 टू 69 डेज बचा हुआ है। अकॉर्डिंगली मतलब मान के चलते हैं कि थोड़ा सा अप्रोक्सीमेटली अगर बात करें तो 2 महीने के आसपास मान सकते हैं। सो ये जो 2 महीना ये बहुत क्रूशियल है, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। हमारे आशा एजुकेशन की तरफ से भी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं आपके अपकमिंग जेई मेंस के एग्जाम के लिए। अगर आपको जेई मेंस 2021 के लिए कोई फर्दर इंफॉर्मेशन जानना है या चाहिए तो आप लोग हमें बेझिझक कांटेक्ट कर सकते हैं। हम अपने तरफ से बिल्कुल उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कोई भी फर्दर सजेशन चाहिए तब भी आप कोई भी टीचर से बात कर सकते हैं। सो एनीवे, एट द लास्ट, बेस्ट ऑफ luck to all of you for JEE Men's 2021. Okay, bye.